आज के ललन टॉप शो में हम बात करेंगे इजराइल के ईरान और लेबनान से हो रहे युद्ध को लेकर। क्या भारत इजराइल और ईरान युद्ध में कोई केंद्रीय भूमिका निभा सकता है? भारत के इजराइल से संबंधों की कहानी क्या है? ईरान और भारत के बीच संबंध वक्त दर वक्त कैसे बदले और संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स में मौजूद भारतीय सेना के जवान क्या कदम उठा सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज के बुलेटिन में। मैं निखिल हूँ और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL and Sensodyne K. एक अक्टूबर की रात भारत के समयानुसार रात के 10:30 के करीब बज रहे थे। इस समय इजराइल के शहर तेल अवीव के आसमान में लाल रंग की रोशनियां दिखाई दी जो धरती की तरफ तेजी से आ रही थी। जैसे ही इन रोशनियों ने ज़मीन को छुआ, धमाके शुरू हो गए। ये दरअसल ईरान की ओर से दागे गए रॉकेट्स थे। ईरान ने ये रॉकेट 2 दिनों पहले इजरायली हमले में हुई हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बदले में दागे थे। SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। नसरुल्लाह की मौत, इजराइल और ईरान की लड़ाई और जो लेबनान में हो रहा है उसे लेकर हमने अपने वर्ल्ड अफेयर्स के बुलेटिन दुनियादारी में विस्तार से बात की है। आपको लिंक उस शो का आज के बुलेटिन के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बदला लेने की बात कही। दुनिया के ग्लोब पर जिस हिस्से को वेस्ट एशिया कहा जाता है वह हिस्सा अब पूरी तरह से युद्ध की चपेट में आता जा रहा है। वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, आप जैसे कहना चाहें। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच की इस लड़ाई में इस निर्णायक भूमिका में आ गया है हिंदुस्तान, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। वही हिंदुस्तान जो आज़ादी और बंटवारे के पहले तक ईरान से अपनी सीमा साझा करता था। ईरान के हमले के बाद इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास ने बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया, इजराइल में मौजूद समस्त भारतीय सतर्क रहें और सेफ्टी रूल्स का पालन करें। इजराइल के भीतर गैर ज़रूरी यात्रा न करें और सेफ्टी शेल्टर्स के आसपास ही रहें। भारतीय दूतावास घटनाओं और गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन विदेश मंत्रालय की हिदायत इजराइल के लिए ही महदूद नहीं थी। उन्होंने ईरान के लिए भी बयान जारी किया और कहा कि भारतीय नागरिक ईरान की गैर ज़रूरी यात्रा न करें। जो भारतीय ईरान में हैं वो सतर्क रहें और भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें। ये तो एडवाइजरी हो गई, लेकिन इस युद्ध में भारत का स्टैंड क्या है और भारत को कैसा नुकसान होगा और क्या भारत इन दो देशों के बीच शांति दूत भी बन सकता है? ये बड़े सवाल हैं और ये सवाल उठे 1 अक्टूबर को ही। जिस दिन ईरान ने इजराइल पर रॉकेट दागे उसी दिन अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर काने एंडाउमेंट सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस में वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में जो भी दिक्कत चल रही है वो बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुई। हमें पता है कि इजराइल को जवाब देने की ज़रूरत थी, लेकिन कोई भी जवाबी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और कार्रवाई के आम जनता पर प्रभावों को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए। इसी वक्तव्य के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत इस पूरे मुद्दे में बातचीत के लिए तैयार है, शामिल हो सकता है। कठिन समय में भी बातचीत के महत्व को नहीं ठुकराया जा सकता, डॉक्टर कह रहे हैं। अगर ऐसी बातें हैं जिन्हें कहने की ज़रूरत है और जिनसे चीज़ें हल हो सकती हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे सारे काम हम कर सकते हैं, पहले भी करते रहे हैं। ये डॉक्टर जयशंकर के शब्द। लेकिन भारत इस काम को कैसे अंजाम देगा, ये समझने के लिए हमें जानना होगा कि भारत के इजराइल और ईरान से संबंध कैसे रहे। पहले बात करते हैं भारत और इजराइल के बीच के संबंध। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ और दुनिया भर में ये बहस तेज़ हो गई कि हिटलर के सताए हुए यहूदियों को उनका अलग देश दिया जाए क्या। यूरोप से भागकर यहूदी उस भूभाग में जमने लगे जिसे तब फ़िलिस्तीन कहते थे। आज भी वैसे नाम फ़िलिस्तीन है एक जगह का, और अब उसके बड़े हिस्से को इजराइल कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस पाले में हैं, वहाँ से डिसाइड होगा कि आप उस जगह को क्या कहेंगे। अगर आप फ़िलिस्तीन समर्थक हैं तो आप ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ कहेंगे। अगर आप इजराइल के समर्थक हैं तो आप उस जगह को इजराइल कहेंगे। बहुत सारी जगहों पर आप जब ढूंढने की कोशिश करते हैं फ़िलिस्तीन को बहुत सारी वेबसाइट पर तो जवाब ही नहीं आता। उस पूरे भूभाग को इजराइल कह दिया जाता है, जबकि ऐसी टेरिटरीज़ हैं जो खुद को, वहाँ से लोग रहते हैं जो खुद को फ़िलिस्तीन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। खैर, पहले से रह रहे अरब मूल के लोगों के साथ यहूदियों के संघर्ष होने लगे जब 45 या उससे पहले यहूदी वहाँ जम रहे थे, क्योंकि यहूदी जो लोग थे वहाँ अपने कब्ज़े वाले हिस्से में एक अलग देश बनाना चाह रहे थे, उस ज़मीन का बंटवारा चाह रहे थे।
लेकिन भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इसके विरोध में थे, भारत की आज़ादी के पहले से। हरिजन अखबार में अपने कई आर्टिकल्स में महात्मा गांधी ने जर्मनी में यहूदियों के कत्लेआम का विरोध किया, निंदा की। इस बात का भी विरोध किया लेकिन उन्होंने कि यहूदी फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने लगे। नेहरू की यही राय थी। उन्होंने कई मीटिंग्स और कई लेखों में फिलिस्तीन की ज़मीन पर यहूदियों के कब्जे का विरोध किया। दरअसल नेहरू और गांधी दोनों का सोचना था कि कोई देश किसी एक ख़ास धर्म के लोगों के लिए न बन जाए। गांधी ने तो अपने एक लेख में ये भी लिखा था कि यहूदी दुनिया के बाकी लोगों की तरह उसी देश को अपना क्यों नहीं मानते जहां उनका जन्म हुआ। ध्यान रहे कि ये बातें तब हो रही थी जब खुद भारत का धार्मिक आधार पर बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान अस्तित्व में आ रहा था। साल 1947 का आया, भारत आज़ाद हो गया, बंटवारा भी हो गया। संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन की बंटवारे का प्रस्ताव आया और भारत ने अरब देशों का साथ दिया और इस बंटवारे के खिलाफ वोट किया। इसी साल इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का भी फॉर्म भरा, हिंदुस्तान ने उसका भी विरोध किया। 1950 आते आते भारत का रुख कुछ नर्म हुआ, बदला। भारत ने इजराइल को बतौर राष्ट्र मान्यता दे दी, एक्नॉलेज कर लिया कि इजराइल भी एक मुल्क है। लेकिन भारत के रुख में नरमी आने की वजह थी दो मुस्लिम बहुल देश, एक तुर्की, दूसरा ईरान। वही ईरान जिसने बीती रात इजराइल पर रॉकेट्स बरसाए हैं। इन दोनों ही देशों ने साल 1950 में इजराइल को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता देने के सवाल पर हामी भरी, तभी भारत ने भी ऐसा किया। भारत और इजराइल के बीच दोस्ती क्रमशः पक्की होती गई। दोनों देशों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर बात भी होने लगी। इनमें प्रमुख मुद्दा था डिफेंस का। इजराइल की ओर से भारत को ढेर सारे वादे किए गए थे। अब वादे निभाने का पहला मौका आया 1962 की लड़ाई में। भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। 27 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल के राष्ट्रपति डेविड बेन गुरियन को तार भेजा कि उन्हें हथियार चाहिए। इजराइल ने बिना देर भारत को हथियार भेजे। युद्ध खत्म हुआ, भारत नहीं जीत पाया, लेकिन हार के बावजूद नेहरू ने इजराइल को चिट्ठी लिखी और हथियार देने के लिए शुक्रिया अदा किया। इजराइल को एक और मौका मिला साल 1965 में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार शास्त्री जी की सरकार थी, उन्होंने हथियार मांगे। इजराइल ने युद्ध के बीच बिना देर के भारत को हथियार दिए। ध्यान रहे कि जब ये सब हो रहा था तब भारत और इजराइल के बीच किसी किस्म का कोई समझौता नहीं था। हथियारों की जो डील हो रही थी आपसदारी से हो रही थी और समझौता बहुत आगे जाकर हो पाया इन दोनों मुल्कों का 1992 में। जनवरी 1992 में देश में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी। भारत ने इजराइल से फुल डिप्लोमेटिक संबंध बनाने का ऐलान इसी दौरान किया, यानी दोनों देश एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलेंगे, वहाँ पर अपने एम्बेसडर्स रखेंगे, स्टाफ रखेंगे और एक दूसरे के राजदूतों को सुविधाएं भी देंगे और तमाम समझौते और डील थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से हो सकेंगे। इस समझौते का लिटमस टेस्ट हुआ साल 1999 में, जब पाकिस्तान की फ़ौज कारगिल में घुसकर बैठ गई। भारत ने इस फ़ौज को खदेड़ने का प्लान बनाया, युद्ध छिड़ा, लेकिन भारत के सामने एक दिक्कत थी कि पाकिस्तान ऊंचे पहाड़ों के ऊपर गुफा और बंकर बनाकर अपने सोल्जर्स को रख रहा था। इंडियन एयरफोर्स को चाहिए थे ऐसे बॉम्ब्स जो सीधे इन ठिकानों पर दागे जा सकें। इजराइल के पास ऐसे हथियार थे। संपर्क किया गया। इजराइल ने अपने इमरजेंसी वाली खेप से हथियार निकाले और तुरंत इंडिया को भेज दिए। किट्स दी थी बेसिकली उन्होंने डम बॉम्ब्स को गाइडेड बॉम्ब्स बनाने के लिए। भारत ने इन किट्स को यूज़ किया। बहुत सारे ज़रूरी फैक्टर्स में से ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से कारगिल में हमें जीत मिली और इजराइल का वो साथ मिला जिसकी उसे और हमें दोनों को ज़रूरत थी। इस जीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विदेश मंत्री जसवंत सिंह को इजराइल की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर भेजा, एक तरह से शुक्रिया अदा करने के लिए। इसके कुछ महीनों बाद तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी इजराइल गए। आगे चलकर साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इजराइल गए। ये भारत की पहली प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट थी। इतिहास में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा था। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने समुद्र तट पर टहलते हुए उनके साथ तस्वीरें खिंचाई, खुद अपने पूरे कैबिनेट को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे आगवानी के लिए। अभी जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष चल रहा है उसमें हिंदुस्तान ने इजराइल की तो मदद की ही है, गाज़ा को भी राहत सामग्री मुहैया कराई है। कुछ खबरों के मुताबिक मौके मौके पर भारत की खुफिया एजेंसी RNAW और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद साथ में काम करते रहे हैं। रिडिफ में छपी खबर के मुताबिक मोसाद और RNAW में ये दोस्ती साल 1968 से शुरू होती है, जब RN काओ ने RNAW की नींव रखी थी और इंदिरा गांधी ने उनसे आग्रह किया था कि वो मोसाद से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें।
हमने विशेषज्ञों से भारत और इजराइल के संबंधों पर राय जाननी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या बताया। हमें भारत और इजराइल के संबंध बहुत घनिष्ठ और स्ट्रेटेजिक टाइज, पार्टनरशिप है, ट्रस्टेड एलाई है भारत का। और प्रधानमंत्री मोदी जी के डायरेक्ट उससे पर्सनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं प्रधानमंत्री इजराइल के जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। और बहुत से मामलों में कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट भी, यानी हित भी मिलते हुए नजर आते हैं। डिफेंस के सेक्टर में हमारे बहुत कॉपरेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है। फिर उसके अलावा यह है कि हमारा उनके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन डिफेंस मटेरियल का बहुत सारे बात चल रहा है। कुछ और भी नए भी बातचीत चल रही है लगातार इन सब चीज़ों में। तो रिश्ते बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और दूसरी एक चीज़ और भी है, इजराइल के साथ शुरू से, जब से भारत ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया इजराइल के साथ, रिकग्नाइज तो कर दिया था जब इजराइल का गठन हुआ था, लेकिन एम्बेसी नहीं खुली थी। तो जब से भारत ने वहाँ एम्बेसी खोली, उनकी यहाँ पे दिल्ली में खुली, उससे पहले उनका कॉन्सुलेट था बॉम्बे में, तब से। और फिर जब कोल्ड वॉर का अंत हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया, तो उसके बाद अमेरिका अकेले सुपर पावर थी। तो अमेरिका से ये हुआ कि जब अमेरिका से रिश्ते अच्छे रिश्ते बनाने की जब बात हुई, तो नरसिम्हा राव ने तय किया कि इजराइल के थ्रू जो हमारी वॉशिंगटन रोड जाती है वो वाया टेल अवीव जाती है। एक जूइश ऑर्गेनाइजेशंस को जो अमेरिका में हैं उनको इजराइल से संबंध अच्छे किए, और इजराइल ने बहुत मदद भी की भारत की अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने में ही नहीं, बल्कि जो उस समय पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था अमेरिका के अंदर, उसको भी काउंटर करने में, उसको रोकने में भी भारत की मदद इजराइल से की। हालांकि हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध थे। दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, इंग्लिश भाषा है, हमारा एक ही तरह का सिस्टम्स हैं डेमोक्रेटिक दोनों जगहों के ऊपर, इंस्टीट्यूशन एक से हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए थे जो बाद में और जिनका विस्तार हुआ और नए बने, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पास। तो वो उस तरह से हमारे उनसे बहुत अच्छे से संबंध थे। लेकिन ये था कि कोल्ड वॉर के पीरियड में काफी खिंचाव भी नजर आता था पॉलिटिक्स को लेकर, तो उसमें इजराइल ने भी मदद की थी भारत की। इन कूटनीतिक संबंधों से अलग भारत और इजराइल दोनों ही देश एक दूसरे से भारी मात्रा में कीमती पत्थर, केमिकल्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स, हैवी मशीनरी, इंजन्स, कपड़े वगैरह खरीदते रहते हैं। इजराइल के बाद अब ईरान पर आते हैं, भारत ईरान संबंध। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अस्तित्व में आया। लेकिन पाकिस्तान बनने के पहले अविभाजित भारत ईरान के साथ सीमा साझा करता था। आज़ादी मिली, बंटवारा हो गया और साल 1950 में पहली बार भारत और ईरान के बीच राजनयिक स्तर का समझौता हुआ। वैसे आप दोनों देशों की हिस्ट्री में जाएंगे तो हज़ारों साल से हिंदुस्तान और ईरान के बीच में ट्रेड रहा है। ये हम मॉडर्न टाइम्स के बारे में बता रहे हैं आपको। आज़ाद भारत में क्या हुआ, दोनों देशों के दूतावास खुलेंगे और राजदूतों का आना जाना होगा। ये सब तय हुआ 1950 में। भारत और ईरान के बीच संबंध गतिरोधों से भरे हुए रहे। जैसे जब शीत युद्ध के समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत यूनियन के बीच संघर्ष चला तो ईरान ने अमेरिका के वेस्टर्न ब्लॉक का साथ दिया, वहीं भारत ने न्यूट्रल रहने की कोशिश की। फिर भी भारत की दोस्ती सोवियत यूनियन के साथ ज़्यादा दिखाई देती थी भी। साल 1979 में ईरान में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, इस्लामिक क्रांति आई। दरअसल 1979 के पहले तक ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन हुआ करता था। विद्रोह हुआ, पहलवी देश छोड़कर भाग गया और इसी साल ईरान में जनमत संग्रह भी हुआ, जिसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जन्म हुआ। कहा जाता है कि भारत ने इस आंदोलन की सफलता और ईरान की इस नई करवट का बहुत गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया था। इधर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी भारत का सहयोग किया तो कभी भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर बयानबाजी भी की। खबरें बताती हैं कि जब पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की तो ईरान ने इसका विरोध किया। वहीं आगे चलकर भारत ने भी ईरान को सार्क में बतौर ऑब्जर्वर देश शामिल किए जाने का स्वागत किया। घड़ी की सुई तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं, साल 2016 में चलते हैं। इस साल प्रधानमंत्री मोदी ईरान की यात्रा पर भी गए।
इस यात्रा का मकसद था कि भारत और ईरान साथ मिलकर ऊर्जा, संचार और व्यापार के क्षेत्र में काम करें। इस यात्रा के कुछ महीनों बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei ने तेहरान में बयान दिया कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतें म्यांमार और कश्मीर के मुसलमानों पर ध्यान दें, उनकी आवाज़ उठाएं। एक और जनसभा में आयतुल्ला अली खamenei ने बयान दिया कि कश्मीर एक दबाया हुआ देश है और साथ ही आग्रह किया कि दुनिया भर के मुसलमान यमन, बहरीन और कश्मीर के मुसलमानों का साथ दें। साल 2019 में जब भारत ने धारा 370 को निष्प्रभावी कर जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया तो ईरान ने इसका विरोध किया। भारत ने ईरान की इन बयानबाजियों का बदला राजनयिकों को समन जारी करके लिया भी था, प्रोटेस्ट दर्ज कराया अपना। लेकिन भारत और ईरान के संबंधों में सबसे बड़ा डेंट लगा साल 2019 में। इस डेंट की कहानी शुरू हुई थी 2015 में। इस साल ईरान ने 6 अन्य देशों यानी चीन, फ्रांस, रूस, यूके, अमेरिका और जर्मनी के साथ मिलकर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर काम करना शुरू किया। इसे ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा गया, यूएस ईरान। इसका मकसद था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर लगाम लगे, जिससे मिडल ईस्ट पर ख़तरा कम हो। साल 2018 में अमेरिका ने इस डील से खुद को अलग किया और साल 2019 में ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों के लगने के बाद ईरान किसी भी देश को अपना कच्चा तेल नहीं बेच सकता था और ये ईरानी सरकार का चारा बंद करने जैसा कदम था। अमेरिका के इस कदम का भारत पर असर पड़ा। भारत अब तक 10% से भी अधिक कच्चा तेल ईरान से मंगवाता था जब ये डील टूटी और ईरान पर सैंक्शन लगे नए सिरे से। प्रतिबंध लगने के बाद भारत को ईरान से कच्चा तेल मंगवाने में कटौती करनी पड़ी। ईरान को भारत का एक कदम नागवार गुजरा क्योंकि तब तक भारत ईरान के सबसे बड़े ग्राहकों में शुमार हो चुका था और एक डिपेंडेबल ग्राहक था क्योंकि हिंदुस्तान की एनर्जी नीड इमेंस है। लेकिन भारत और ईरान के बीच साझेदारी एक और जगह चल रही थी जिसका नाम था चाबहार पोर्ट। इस परियोजना पर काम लंबे समय से चल रहा था, लेकिन यूएस सैंक्शन से बाहर रखे जाने की वजह से इस प्रोजेक्ट को गति मिल गई। क्या है ये प्रोजेक्ट? ओमान और ईरान के बीच में ओमान की खाड़ी मौजूद है। इसी खाड़ी का जो सिरा ईरान से लगता है वहीं पर एक जगह है चाबहार। यहीं से पाकिस्तान की सीमा भी पास में लगती है और पाकिस्तान का ही ग्वादर पोर्ट भी यहीं पड़ता है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाया है। ऐसे में भारत को ज़रूरी था कि इस इलाके में भी अपना दखल दे। ईरान के चाबहार में समुद्री बंदरगाह बनाने और उसे ऑपरेट करने की योजना पर काम शुरू किया गया। बहुत पहले से चल रहा है। 2023 आया, पीएम मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बीच जोहानिसबर्ग में मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट के अब जो पेंडिंग काम है उसे पूरा किया जाए। आखिरकार मई 2024 में ईरान और इंडिया ने मिलकर 10 सालों तक चाबहार पोर्ट को चलाने की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। ईरान और भारत के रिलेशंस पर और ज़्यादा इंसाइट्स के लिए हमने विशेषज्ञों से बात की। आप सुन लीजिए। देखिए, भारत और ईरान के जो बायलैटरल संबंध है उसमें अगर आपके इजराइल और ईरान पे इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसके अगर आप संदर्भ में पूछते हैं तो 2-3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो देखिए याद ये कि ईरान भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है। हम ट्रेडिशनली ईरान से ऑयल खरीदते रहे हैं, लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस के बाद हमने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। इधर हमने पिछले कुछ दिनों से जब से कुछ ईज आई थी सैंक्शंस में, तो हमने फिर से इस पे विचार करना शुरू किया था कि हम ईरान से दोबारा तेल खरीदना शुरू करें। अभी भी हमारा जो इस वक्त का ज्यादा तेल है वो जनरली हम और बाकी मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां से लेते हैं, और मेजरली रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद हम रशिया से भी बहुत ज्यादा तेल खरीदने लग गए हैं। तो ईरान अकेला प्लेयर नहीं है वहां पर, हालांकि ये एक फैक्टर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ईरान हमारे लिए कनेक्टिविटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने चाबहार का नाम लिया, चाबहार पोर्ट तो है ही जहां पे भारत ने इन्वेस्टमेंट काफी कर रखा है चाबहार में। उसके अलावा जो हमारा नॉर्थ साउथ मैरीटाइम कॉरिडोर है वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी ईरान एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है अपार्ट फ्रॉम रशिया। और उसके अलावा कुछ उसमें कॉकेशियन प्लेयर्स भी हैं, कुछ सेंट्रल एशियन प्लेयर्स भी हैं। कॉकेशियन प्लेयर्स में आर्मीनिया है, अजरबैजान है। तो ये हमारे जो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ईरान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता है कि ईरान जो है वो इधर एससीओ का भी मेंबर बन रहा है। ब्रिक्स में भी ईरान के आने की चर्चाएं होती हैं। तो आपको मालूम है कि इंडिया का जो एक मल्टीपोलर विजन है उसमें ईरान के साथ संबंधों का एक अपना लॉजिक है। आप अगर मुझसे कहें कि आज के संदर्भ में ये लॉजिक अफेक्टेड हो रहा है या नहीं, देखिए
भारत के संदर्भ से ये जो युद्ध है ये रीजनल ही रहे, ज्यादा बड़े लेवल पे ना हो, ऑल आउट वॉर ना हो। ऑफ कोर्स ये भारत के हित में है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारत के एक कनेक्टिविटी से रिलेटेड इंटरेस्ट हैं ईरान के साथ, भारत के पोर्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट हैं, भारत का अल्टीमेटली आईएनएसटीसी को चाबहार से भी कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन भारत की इसमें जो भूमिका है वो बहुत कम है, क्योंकि भारत के, अगर आप मिडिल ईस्ट जो, अगर आप पूरा रीजन देखते हैं तो भारत वहां पे एक मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी बना के रखता है। और भारत के वहां पे चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर तो हमारा वहाँ यूएई है। इसराइल के साथ भी फिर हमारे अच्छे रिश्ते हैं, तो हम एक बेसिकली मल्टी अलाइंड हमारी पॉलिसी है। और हम वहां पर, एक पैलेस्टाइन की बात आती है तो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, और हम वहां पे टेररिज्म का विरोध करते हैं। इसके अलावा हमारी कोई बहुत वृहद रोल भारत का उस सिचुएशन में नहीं है। अब अगले सवाल पे आते हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध से भारत पर क्या असर पड़ेगा, सुनते हैं एक्सपर्ट से। इसराइल की जहां तक बात करें, देखिए बाहर अगर आप वहां का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं 2020 के बाद, स्पेशली जब इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद नॉर्मलाइजेशन हो रहा था, और उसी नॉर्मलाइजेशन के बिना पर जो इसराइल यूएई के बीच नॉर्मलाइजेशन हो गया था, और इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच नॉर्मलाइजेशन अंडरवे था, मतलब हो रहा था, ऐसे में ही एक I2U2 करके ग्रुपिंग वहां पर आई थी, जो एक तरीके का स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है, जिसमें इसराइल इंडिया, जो 2 I हैं वो इसराइल और इंडिया, और 2U जो है वो यूएई और यूएस के लिए थे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग आई थी कि अब ये कैसे स्ट्रेटेजिकली हम अपने इंटरेस्ट को अलाइन करेंगे। इसराइल की जहां तक बात करें तो इसराइल इज एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस प्लेयर फॉर इंडिया, या इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम में जैसे जैसे हम रशिया से डाइवर्सिफाई अवे कर रहे हैं, तो जो तेजी से कुछ देश उसमें उभर कर आ रहे हैं, उसमें फ्रांस है, यूएसए है और इसराइल है। तो इसराइल एक डिफेंस पार्टनर भी है। इसराइल हमारे लिए बहुत सारे और अर्बन प्लानिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इसराइल देखता है, लेकिन प्राइमरीली स्पीकिंग एक तरीके का मेजर डिफेंस पार्टनर है, जो आज कुछ पिछले सालों में बहुत तेजी से उभरा है। इसके अलावा जो I2U2 की संकल्पना पर ही फिर वहां पे आईमेक जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की कल्पना भी करी गई थी, जो डाइवर्स कनेक्टर ज्योग्राफीज को कनेक्ट करेगा। लेकिन अब वहां पे जो इसराइल और ईरान के बीच हो रहा है, स्पेशली हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस के थ्रू जो ये पूरा गेम प्ले किया जा रहा है, उससे आईमेक के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो तो रुका ही है एक तरह से। और उसके अलावा भारत भी, हालांकि हाइफा के पोर्ट में इतना अडानी के इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन जब तक वहां पे ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, तब तक ये बहुत बहुत मुश्किल है कि वहां पे आप मल्टी मोडल कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स को आप कोई अंजाम दे सके। तो ऐसे में अगर आप भारत की दृष्टि से देखें तो इसराइल को वो एंगेज कर रहा था I2U2 और आईमेक वगैरह के थ्रू, और ईरान को एंगेज कर रहा था चाबहार और आईएनएसटीसी के थ्रू। तो अब जो इसराइल का I2U2 और जो आईमेक है वो तो अभी ठंडे बस्ते में है, कम से कम वो वाला हिस्सा, उसका जो वेस्ट एशिया से जाने वाला हिस्सा है। आईएनएसटीसी की बात करें तो आईएनएसटीसी पे भारत कोशिश में लगातार लगा हुआ है कि आईएनएसटीसी से जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया जा सके। लेकिन देखिए आईएनएसटीसी का जो रूट है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन उसकी ये है कि ईरान और रशिया, जो उसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, वो दोनों ही सैंक्शनड एंटिटी हैं। ऐसे में एक लिमिटेड ही ऑप्शन रहता है भारत में बिजनेस के पास, बिजनेसमैन के पास, जो इस ट्रेड का को फॉलो करे, को परस्यू करे, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी उनके राइडर्स होते हैं। भारत पर पड़ने वाले असर का एक एंगल लाल सागर से भी जुड़ा हुआ है। रेड सी अफ्रीका और एशिया के बीच मौजूद है, साथ ही कई अफ्रीकी, यूरोपीय और एशियाई देशों को अरब की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई बढ़ती है तो लाल सागर के रूट पर भी असर पड़ सकता है। कैसा असर, आप सुन लीजिए। लाल सागर के ऊपर भारत के जो ऑप्शंस हैं वो पहले से ही बंद हो चुके हैं, ठीक है। ये इट इज अ लॉस्ट बैटल फॉर अस। क्यों? क्योंकि रेड सी में जो अक्टूबर 7 में जब हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उसके बाद अगर आपने देखा जो पहला स्पिल ओवर था इस कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, देखिए 2 हमें स्पिल ओवर, जो ये स्पिल ओवर था वो हमको रेड सी में दिखा था। रेड सी यानी लाल सागर। लाल सागर ही वो रीजन है जहां से जो हमारा ट्रेडिशनल रूट था, जो हम एक्सपोर्ट करते थे भारत से, जो मैरिटाइम रूट था, वो रेड सी और उसके बाद स्वेज कनाल से होता हुआ फिर यूरोप जाता था। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट हुआ करता था। रेड सी में आपको ध्यान होगा कि जब ये अक्टूबर की घटना के बाद जनवरी के आसपास रेड सी हूतीज जो है वहां पे, जो हूती रेबल्स हैं, अच्छा ये भी बताना जरूरी है कि ईरान के पास बेसिकली 3 शैडो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए वो वॉर करता है। ईरान डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन 3 शैडो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तीनों का नाम H से शुरू होता है। पहला हमास है, दूसरा हिजबुल्लाह है, तीसरा हूती है।
तो हिजबुल्ला वगैरह के बारे में आप जानते हैं, और हुतीज जो है ये यमनी रेबल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पायरेसी वगैरह का काम करते थे रेड सी के रीजन में, और इस बीच में वो उनका जो पूरा अस्तित्व है रेड सी से समाप्त हो गया था। ये यमन और सऊदी अरेबिया के बीच लड़ाई थी, वहां पे ये ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन इस वॉर के बाद से रेड सी में स्पिल ओवर हुआ। भारत ने हुतीज के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इस बात को एक्सप्लिसिटली गारंटीज दी रशिया और चाइना को कि आपकी शिप्स को हम टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारे शिप्स को हम टारगेट करेंगे, क्योंकि बाकी जो शिप्स हैं वो वेस्टर्न ग्रुप के हैं, और इसराइल जो है वो वेस्टर्न ग्रुप का उसको सपोर्ट मिला हुआ है, और इसराइल को नेस्तनाबूद करना जो है वो हमारा कमिटमेंट है। इंडिया ने कोशिश बहुत करी कि भाई हमारे शिप्स को ना टारगेट किया जाए, लेकिन वो गारंटी इंडिया को नहीं मिली एक्सप्लिसिट रूप से, और एज अ रिजल्ट फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि इंडिया की जितनी मैरिटाइम वेसल्स हैं, जितना मैरिटाइम कॉमर्स है, वो ऑलरेडी रेड सी से ना जाकर बल्कि पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप के नीचे से घूमकर अब जा रहा है यूरोप। और उसके कारण से जो वहां पे शिपिंग, इंश्योरेंस, फ्रेट, ये सारी चीजें तकरीबन 200% ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। चाहे आप बिजनेस से बात करिए इंडिया में, चाहे आप जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं यूरोप में, आप उनसे बात करें, वो सब आपको बताएंगे कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और इसके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ हमारी शिप्स को टारगेट किया गया, उसके बाद से फिर हमने कोई भी शिप वहां से नहीं जा रही। इंडियन नेवी जरूर वहां पर है, लेकिन इंडियन नेवी वहां पे डिस्ट्रेस कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए है। मतलब कि अगर वहां पे कोई ऐसा रीजन में कोई नेवी है जिसके ऊपर हुतीज या कोई और ऐसा एक्स्ट्रा स्टेट एक्टर कोई अटैक करता है, तो फिर वो डिस्ट्रेस कॉल को रिस्पॉन्ड करने का काम बहुत अच्छा करती है इंडियन नेवी। लेकिन इंडियन नेवी के प्रेजेंस से इस बात को कहना कि इंडियन नेवी है इस वजह से इंडियन वेसल्स वहां से जा सकती है, ऐसा नहीं, एक भी इंडियन वेसल वहां से नहीं जा रही। अब आखिरी सवाल कि इन संबंधों और नुकसानों के दरमियान हिंदुस्तान कैसे दोनों देशों के बीच शांति समझौते में भूमिका अदा कर सकता है? जी, ईरान हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा गेटवे है सेंट्रल एशिया जाने का। चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं। कनेक्टिविटी हमारी रेल रोड की जो कनेक्टिविटी होगी वो ईरान के माध्यम से सेंट्रल एशिया और कॉकेशस रीजन में, यानी अप टू रशिया हो जाएगी। तो इस वजह से ईरान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेंट्रल एशिया के देशों से भारत के संबंध हजारों साल पुराने। बीच में सोवियत यूनियन के बनने से प्रॉब्लम आ गई थी, हमको वाया सोवियत यूनियन जाना पड़ता था। उससे पहले हमारा बहुत करीब देश है ये, ईरान से मिले हुए हैं, अफगानिस्तान से मिले हुए हैं, बहुत डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये कि अब वो दोबारा से भारत से वो लोग भी इच्छुक हैं अच्छे संबंध बनाने के। भारत भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, और हजारों साल पुराने संबंध है इस्लाम के आने से पहले से इस क्षेत्र से। तो ये इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी हमें चिंता ये है कि युद्ध में अगर फैल जाता है क्षेत्र में तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होता है, क्योंकि हमारे 90 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं खाड़ी के क्षेत्रों में, जिसे पर्शियन गल्फ कहते हैं। और इसमें जो लोग कम से कम 40-45 बिलियन डॉलर हर साल रेमिटेंसेस यानी जो कमाते हैं यहाँ भारत भेजते हैं। हमारा तेल 70% से भी ज़्यादा इसी क्षेत्र से आता है। हमारा 200 बिलियन डॉलर के करीब दो पक्षीय ट्रेड है इस क्षेत्र से, जो खाड़ी के देश हैं। और यूएई से अकेला हमारा 90 से ज़्यादा बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, और सभी मित्र देश हैं भारत के। भारत मैं समझता हूँ कि एक बहुत यूनिक पोजीशन में, क्योंकि उसके सभी देशों से अच्छे संबंध हैं। और भारत ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी बात की। भारत ने ये कहा भी प्रधानमंत्री मोदी ने कि युद्ध का काल समाप्त हो चुका है। रशिया को भी कहा, वो जहाँ जाते हैं इस बात को दोहराते हैं। और हमारा जो असली पार्टनर है वो शांति है, पीस। भारत पीस के लिए काम करता है। लेकिन ये कि इस समय जो माहौल है तो मुझे नहीं लगता कि कोई शांति इनिशिएटिव इस वक्त काम करे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा नफरतें और फैल गई हैं और युद्ध शुरू हो चुका है। और ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आर पार का युद्ध होगा। इजराइल और ईरान में ही लड़ाई तो नहीं हो रही है, लड़ाई इजराइल और लेबनान में भी हो रही है। यही वो देश है जहाँ पर पेजर अटैक्स हुए और यहाँ पर भारतीय फौजी भी तैनात है। दरअसल इजराइल और लेबनान के बीच मौजूद ब्लू लाइन, जो एक बॉर्डर न होकर
सीज फायर लाइन है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स तैनात है। जब साल 1978 में संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को लेबनान से अपनी फ़ौज वापस खींचने के लिए कहा था, तो अपनी इस पीस कीपिंग फोर्स की एक यूनिट यहाँ बिठाई थी जो आज भी कायम है। इस यूनिट को कहा गया UNIFIL यानी UN इंटरिम फोर्स इन लेबनान। इस टुकड़ी में भारत के भी लगभग 900 जवान हैं। भारत के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, चीन, घाना जैसे देशों के सैनिक भी मिल जाएंगे आपको। 10,000 से ज़्यादा जवान हैं दुनिया भर के। अब इजराइल के लेबनान में हालिया अटैक्स के बाद इस पीस कीपिंग फोर्स की क्या स्थिति है? कुछ खास नहीं, क्योंकि UN ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को आदेश दिया है कि वो बंकरों में बैठे रहें, कोई एक्शन न लें। लेकिन ये भी साफ कहा गया है कि फोर्स के सभी जवान हाई अलर्ट पर रहें। बड़ी खबर में बात यहीं तक, अब ज़रूरी अपडेट्स आपको दे दें। पर अपडेट बिहार से। बुधवार को पटना के वेटनरी ग्राउंड में बिहार के नेता प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। दलित समुदाय से आने वाले मनोज भारती को जनसुराज का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। प्रशांत किशोर ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा कि भारती को इसलिए अध्यक्ष नहीं चुना गया कि वो दलित समुदाय से हैं, बल्कि इसलिए चुना गया कि वो काबिल हैं और दलित समुदाय से भी आते हैं। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है। लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? 4 देशों में राजदूत रह चुके हैं मनोज भारती। IIT कानपुर, IIT मुंबई से पढ़ चुके हैं। जैसे उनका नाम अनाउंस किया, उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। ये पूर्व IFS अफसर हैं मनोज भारती। इनका कार्यकाल मार्च 2025 तक रहेगा, जिसके बाद अध्यक्ष चुनने को लेकर चुनाव होगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपना का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। इस शो को कंक्लूड करते हुए हम पूरे देश को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की भी बधाइयाँ देते हैं।